वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज से स्टार्ट करें बेटा आपका सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण जो आपका है इसको समझना, ठीक है। सेमेस्टर 6 वाले बच्चों का है ये। बीए प्रोग्राम में जो है यूनिट 1 का पार्ट ए है, जिसमें क्या करना, अर्थ समझना। बेसिक बेसिक होगा, वाद विवाद और इसका अर्थ समझेंगे, इसमें इसकी परिभाषाएं अर्थ हुआ, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए आपका एक बार। 3 यूनिट है और आसान ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 2 पार्ट है इसके, ए बी पार्ट, इसके 3 पार्ट है ए बी सी, और इसके भी 3 पार्ट है। ये बेटा मेरे इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। प्लस ये कि मैंने आपके 6 सेमेस्टर के ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट लगे हुए हैं, जीई में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, सेक में जो आपका लगा हुआ है, जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है पॉल में जो लगा हुआ है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, वो भी मैंने करा दिया है। ह्यूमन राइट वाला हो गया, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और जो भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो अभी मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है और आपका है वो सब्जेक्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मैं करा दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। इसको समझ लेंगे कि ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है, वैश्वीकरण क्या है। तो ये क्या है, वैश्वीकरण शब्द को 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्व और एकीकरण। कि विश्व जो है, विश्व क्या होता है, हमारा ग्लोब, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है ना, हमारा जो हमारी पृथ्वी है, ये विश्व प्लस एकीकरण, एक हो जाना, पूरा का पूरा जो ये हमारा वर्ल्ड है इसका एक हो जाना क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण, ठीक है। ये इन 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका वह है कि पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था को एकीकरण कर देना, पूरा जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा पूरा, उसको एक कर देना और उन्हें एक ही छत के नीचे लाना। कि सारे क्या हो गए, एक छत के नीचे लाना मतलब क्या हो गया बेटा, सारे के सारे एक जगह पे आ गए। इसका मुख्य मकसद देशों के बीच की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दूरियों को दूर करना है। क्योंकि देखो पहले कैसे था, व्यापार वगैरह इतने नहीं थे, कि एक देश है वो अपने देश तक ही सीमित है, वो व्यापार वगैरह अपने ही देश में कर रहे, दूसरा देश अपने ही देश में कर रहे, ठीक है। तो ये जो दूरियां थी ना, इसको समाप्त करना, सामाजिक और सांस्कृतिक हर रूप से। इसीलिए इसको अभी आगे जाके बोलेंगे कि ये जो आपका वैश्वीकरण है ना, ये एक बहुआयामी है। ये जो शब्द है ये क्या है, बहुआयामी, जिसके बहुत सारे आयाम है। आगे जो चैप्टर आपका अगला, उसमें ये आयामी पढ़ने हमें सारे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये नहीं है कि ये व्यापार तक ही सीमित है, कि ग्लोबलाइजेशन से व्यापार बढ़ा है, एक देश के लोग दूसरे देश में जाके व्यापार कर रहे हैं, इस देश की कंपनियां उस देश में जा रही हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी वो क्या कर रही है, हर देश में अपना व्यापार कर रही है। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है ये, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सोच का वर्चस्व, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, जिसको हमको सारा करना है, ठीक है क्या बेसिकली, कि विश्व की जो सीमाएं है ना, जो हमारा ये वर्ल्ड है, इसके अंदर जो सीमाएं बनी होती है, जो बाउंड्रीज है, इसको खत्म कर देना। अब खत्म कर देने का मतलब ये नहीं कि मर्ज कर दिया, मर्ज नहीं हो रही है सीमाएं, सीमाओं को खोल दिया जाएगा व्यापार के लिए, कि आप हमारे देश में आके व्यापार कर सकते हो, हम इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, सरकार को मिलेगा टैक्स, हैवी टैक्स मिलेगा सरकार को। एक कंपनी यहाँ पे आके काम करती है, उससे रोजगार उत्पन्न होगा, क्योंकि देखो अब कंपनी आ रही है तो अपने लोग थोड़ी ना लाएगी वहां से, यहाँ पे आके अपनी जमीन हमारी है, वहाँ पे पहले तो खरीदेगी या रेंट पे करेगी, जैसे भी उसका, तो हमारा ही फायदा है, ठीक है। फिर उसके बाद इतने सारे लोगों को रखा जाएगा, एम्प्लॉयज़ को, सारे लोग काम करेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या है, रोजगार, ठीक है। काम जो है वो उत्पन्न होगा, लोगों को काम मिलेगा, ठीक है। हमारा फायदा होता है इसमें। उनका क्या फायदा, उनका सामान बिकेगा, उनके पास बेहिसाब पैसा है, वो क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे आके कंपनीज खोलेंगे। जैसे ये सारे हो गए, मैकडी वाले हो गए, डोमिनोज वाले हो गए, सारी बाहर की ही कंपनियां हैं, हमारे यहाँ की नहीं है। सोचो देखो कितने आउटलेट है उसके, डोमिनोज वालों के। हर मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ, एक डोमिनोज तो दिख ही जाएगा। तब सोचो एक डोमिनोज को चलाने में मिनिमम कितने 40-50 बंदों को तो लगता ही हो, काम के सारे उनके वर्कर्स, उनके मैनेजमेंट वाले, कितने सारे लोग होते हैं, कितना बड़ा उसको संभालना पूरा। तो ये हर एरिया में जाओगे तो इतनी सारी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, है ना, ये आके जो काम करें, तो इससे रोजगार भी उत्पन्न होता है, ठीक है, फायदा हो रहा है। बस ये बेटा कि अब अगर कोई भी चीज़ ले लो, अगर फ़ायदा होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो ये जो नुकसान आएंगे ना, उसको भी हमें देखना है कि क्या क्या नुकसान आ रहे हैं। क्योंकि देखो अगर सबसे बड़ा इसका नुकसान वाला उदाहरण मैं लूँ, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ले लो। कि थी तो वो भी एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई किस लिए थी, व्यापार करनी आई थी। पर क्या वो इतने अमीर थे, वो सारे वो इतने पावरफुल थे, उन्होंने हमारे देश पर कब्जा ही कर लिया। तो ये कि ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि कोई ऐसी इतनी बड़ी कंपनी आ जाए तब कि वो हम पे कब्जा ही कर ले, ये सब चीज़ें देखना, रूल रेगुलेशन ऐसे बनाना। प्लस ये कि उनके यहाँ आने से अगर उनके उद्योग यहाँ लगेंगे, उनका काम यहाँ होगा, वो हमारे यहाँ पे आके चीज़ें का अलग अलग फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं फिर वो क्या करेंगे, हमारे यहाँ की तो दुकानें हैं ही नहीं,
उनकी चीज़ें खा रहे हैं लोग, उनका खाना, उनके कपड़े, उनकी चीज़ें, उनका वर्चस्व फैल रहा है। हमारे यहाँ के जो छोटे मोटे उद्योग है इनका क्या, ये सारी नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही करने हैं, दोनों पढ़ेंगे। वैश्वीकरण बेसिक समझा दिया मैंने, इसका अर्थ क्या है, सीमाओं को खोल देना, सीमाओं का जो बंधन था, ये जो बॉर्डर्स होते हैं उसको खोल देना व्यापार के लिए, कि आप हमारे यहाँ पे आके व्यापार कर सकते हो, मुक्त व्यापार कहा जाता है, ओपन डोर नीति वाले। ठीक है, वैश्वीकरण के पीछे की कामना पूरे विश्व को एक बनाना है, ये बेसिक बता रहा है कि इसका मतलब क्या मेन इसका मकसद है। मकसद बता दिया इसने, एक बार ये पढ़ लेते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना करता है, एक ऐसी दुनिया बनाना चाह रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई सीमा ना हो। ठीक है, व्यापार से रिलेटेड कोई भी सीमा ना हो। यह दुनिया का एक वैश्विक गांव के रूप में देखता है। वैश्विक गांव क्या, ग्लोबल विलेज बोल रही है, कि पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड है ना, ये एक हो जाएगा, अलग अलग देश नहीं होंगे, एक हो जाएंगे, सब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उनकी संस्कृति अपनाएंगे, हम उनकी संस्कृति अपनाएंगे, ऐसे ग्लोबल विलेज बना देंगे इसको। ठीक है, ये टॉपिक आपका भी आगे आएगा, अभी सिर्फ बेसिक समझ लो इतना, आगे हम इसको डीप में करेंगे। तथा यह विभिन्न देशों के लोगों को, कंपनियों को, सरकारों को मध्य वार्ता, एकता और परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया को भी संदर्भित करता है। ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं कि हाँ पूरे देश को एक कर देना, एकता वगैरह ये सारे बता रहे हैं। अब निर्भरता वाला टॉपिक क्या है, यह भी हमें करना है आगे। इसमें ये क्या कह रहा है कि अब एक देश है, मान लो चाइना ले लो, सबसे अच्छा उदाहरण इसका चाइना वालों का, सारा ही सामान चाइना से ही बन के यहाँ पे आ रहा है। हमारे यहाँ पे उस कोई भी चीज़ है उसके कोई उद्योग ही नहीं है, वो चीज़ हम बना ही नहीं रहे। हम क्या उनके ऊपर निर्भर हो गए कि अगर वो हमें अपना सामान नहीं बेचता यहाँ, अगर वो अपना व्यापार रोक दे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी फिर सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनके बिना फिर हमारा काम ही नहीं चलेगा। हमें भी अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करने के लिए दूसरे देश पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, निर्भर होना पड़ रहा है, कि वो सामान अगर भेजेगा तो हम काम कर पाएंगे। चाहे वो टेक्नोलॉजी में ले लो या डेली वेज का सामान ले लो, कुछ भी ले लो। बस ये कि निर्भरता ऐसे बढ़ती जा रही है। निर्भरता वाला पूरा टॉपिक ये नकारात्मक तथ्य में जाएगा, नेगेटिव पॉइंट में पूरा भी हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वैश्वीकरण के फायदे, एक बार फायदे देख लेते हैं वैश्वीकरण, ताकि इसको आपको अच्छे से समझ आ जाए। बेसिक कुछ नहीं है ये, कि सीमाओं को खोल देना इस प्रकार से कि पूरे वर्ल्ड में खुल के व्यापार होगा, जिससे सबका ही फायदा होगा। जिस देश में जाके काम करें उनको टैक्स मिलेगा, उनको रोजगार मिल जाएंगे, वहाँ पे तकनीक चली जाएगी, वहाँ भी स्किल जाएगी, और जो लोग बेच रहे हैं उनको तो फायदा है ही, उनका सामान बिक रहा है। ठीक है, बस ये कि इसको नया ग्लोबल विलेज बनाना ये चाह रहे हैं वैश्वीकरण के द्वारा। भारत में क्या था बेटा, कि पहले क्या थी, हमारे यहाँ पे संरक्षणवाद की नीति थी, कि हम ना सिर्फ अपना ही सामान इस्तेमाल करेंगे, हम किसी और को व्यापार करने देंगे नहीं। तो इससे क्या है, हमारा ही नुकसान हो रहा था, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आ पा रही थी, हमारा लॉस में ही जा रहे थे हम। फिर क्या किया कि इन्होंने थोड़ा देखा कि भाई क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि तब क्या था, नए नए आज़ाद हुए थे, एक कंपनी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका 200 साल तक उसको झेला है। अब ये ना हो कि कोई और कंपनी आ जाए और वो हम पे कब्जा कर ले। तो ये तो धीरे धीरे सिचुएशन जब ठीक हुई आज़ाद होने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा उदारीकरण हमने किया। उदार क्या होता है बेटा, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाना, थोड़े से अधिकार वगैरह देना, कि हाँ आप काम कर लो, व्यापार कर सकते हो, मना ही नहीं है, बस रूल रेगुलेशन कुछ हम रखेंगे हमारे हिसाब से, गलत ना होगा, सकारात्मक रूप से कार्य किया जा सकता है। ठीक है, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स है उसका रेट क्या है वो खुद तय कर सकते हो, उस पर सरकार कुछ नहीं बोलेगी। क्या डिमांड आ रही है, कितनी डिमांड आ रही है, उसके हिसाब से क्या कैसे करना है वो सब आप कर सकते हो, व्यापार किया जा सकता है, उसमें हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी। यही है खुला व्यापार। खुला मतलब तुम्हारे को रोका नहीं जाएगा, बस सरकार मेन चीज़ क्या रखेगी, ध्यान रखेगी, निगरानी करती रहेगी कि जनता के साथ कुछ गलत ना हो। सरकार क्या करेगी, जनता की रक्षा के लिए बैठी रहेगी, कि कहीं ये ना हो ये जो कंपनी आई है ये जनता को लूट रही है, कुछ गलत कर रही है जनता का, फिर क्या होगा। तो ये कि कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह पूरे बनाए हुए हैं, अगर कुछ भी गलत हुआ जनता के साथ, कि गलत सामान दे दिया या बुरा, हद से ज़्यादा महंगा सामान हो गया, या कुछ सामान खरीदा उससे आपका नुकसान हो गया जनता का, तो फिर कंज्यूमर कोर्ट खुले हुए हैं, वहाँ पे आके अपने वो लगाओ आप गुहार। वैश्वीकरण के कई फायदे हैं, जिसमें संक्षेप में यह है, काम कम कीमतों पर बेहतर उत्पादन। हम अब देखो ये जो महंगी महंगी बड़ी कंपनियां जो आएंगी ये बेहिसाब पैसे वाली हैं, तो ये अपनी टेक सामान बेचने के लिए कम कीमत पे भी अगर ये बेचते हैं तो इनका फ़ायदा ही हो रहा है, इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो कम कीमत पे बेहतर उत्पादन क्या हमें मिल रहा है। पूंजी का बढ़ता हुआ प्रभाव, पैसा सर्कुलेट होगा, पूंजी बढ़ेगी, घरेलू आय में वृद्धि। अब देखो अगर हमारे को टैक्स मिल रहा है तो हमारा ही फ़ायदा है ना, ये जो कंपनीज आएंगी इनको ऐसे तो आने देंगे नहीं, हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए, कि इनको अगर पैसे ये कमाएंगे तो हमारा क्या, हमें हैवी टैक्स मिलेगा, हमारी सरकार को ये हाई लेवल वाला टैक्स देते हैं। ठीक है,
लोगों के जीवन के स्तर में परिवर्तन। अब देखो, बाहर की कंपनीज आ रही हैं, खाने की हो चाहे किसी भी प्रकार की कंपनी ले लो, अगर हमें उनका सामान मिल रहा है, प्रोडक्ट्स वगैरह हमें मिल रहे हैं, तो हमारे लिए फ़ायदा है कि हमें अच्छी चीज़ें मिल रही है, हमें ऑप्शन मिल रहा है कि जो चीज़ बेहतर होगी हम वो खरीदेंगे फिर, है ना। अगर आपके आगे 10 चीज़ें रख दो ऑप्शन में, तो जो चीज़ सबसे अच्छी होगी आप वही तो खरीदोगे। और अब अगर 10 चीज़ें हैं, 10 कंपनियाँ आई हुई हैं, तो फिर देखो कंपटीशन बढ़ेगा। 10 की 10 कंपनी ये चाहेंगी कि हमारा माल बिके, तो अभी हमारा माल कैसे बेचेंगे, अपने रेट को गिराएंगे, क्योंकि जनता का देखो, उनको सबसे ज़्यादा पैसा प्यारा होता है। चाहे कुछ भी कह लो, चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो, सस्ता प्रोडक्ट सबको अच्छा लगता है कि भाई ये सस्ता है, चाहे वो अच्छा ना हो, बस सस्ता है तो अच्छा लगता है वो। तो ये कि जब 10 कंपनियाँ एक साथ खड़ी हुई हैं, तो प्राइस में, क्वालिटी में, ये जो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी ना, ये जो कंपटीशन होगा, इससे जनता का ही फायदा होगा कि जनता को ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो जो अच्छी लगी वो खरीदेंगे, है ना। तो ये जीवन स्तर में भी परिवर्तन आएगा। सीमा पर निवेश में वृद्धि, क्या होगा इससे, निवेश जो है हमारा, जो FDI कहते हैं बेटा इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, इससे क्या है, हमारा फ़ायदा है कि हमारे देश में बाहर का पैसा जो है इन्वेस्ट में हो रहा है। बुनियादी ढांचे का विकास, जो बेसिक ढांचा है उसका विकास होगा, तकनीक हमारे यहाँ आ रही है, हमारा स्किल मिलेगा हमें, ठीक है। तो व्यापार होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये सभी फ़ायदे लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, परिभाषाएं। देखो, परिभाषा लिखना ज़रूरी होता है, मिनिमम 2 से 3 तो लिख ही लो आप, है ना, कि एग्जाम पहले एक्सप्लेन कर दो कि क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ये एक पेज में चला गया आपका पूरा। उसके बाद उसकी परिभाषाएं बता दो, 2-3 ये नाम याद रखें, इनको बता दो, ताकि आपका आंसर एक अच्छे उसमें जाए, जो बेटा आपको बेहतर लगे, जो आसान लैंग्वेज में लगे, क्योंकि कि परिभाषाओं की थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है, तो जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। 5 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए। एक मैं पढ़ रही हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन वालों के लोगों और देशों के बढ़ते हुए अंतर संबंध, के लोग और देशों के बीच में जो संबंध बन रहा है, सिर्फ व्यापार से ही नहीं। अब देखो, हमारे पास टेक्नोलॉजी जो आ रही है, इंटरनेट ले लो आपका, उससे क्या है, संबंध भी तो बढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, अमेरिका के किस कोने में, किस देश में क्या हो रहा है, हमें 1 सेकंड में पता चल जाता है। इंस्टा पे पोस्ट आ जाएगा, हमें पता चल जाता है। तो ये सब भी वैश्वीकरण में ही आएगा, कि जो लोगों के बीच में संबंध बन रहे हैं, इतने दूर से हम फटाफट 1 मिनट में ही सारी बात, सूचना जो है आपकी फैल जाती है। ये सब चीज़ें वैश्वीकरण में आएंगी, ठीक है। चलिए बेटा, बात करेंगे वैश्वीकरण के असहमति और विरोध से। क्या मतलब है इसका, कि अब इसमें सारे नकारात्मक तथ्य कि क्या क्या वैश्वीकरण से बुरा प्रभाव पड़ रहा है सभी देशों के ऊपर। इस सभी में कौन मेन आएंगे, सारे जो विकासशील देश हैं, ठीक है, अल्प विकसित वाले, विकासशील वाले, के जो हो रहे हैं डेवलप, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी क्या कहना है इसके बारे में। तो ये असहमति वाले जो लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं, सन 1990 के दशक से लेकर वर्तमान समय तक वैश्वीकरण सबसे ज़्यादा विवादास्पद और संदेहास्पद परिघटना रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस विवादों से, ये जो चल रहा टॉपिक, आधे लोग क्या बोले कि नहीं ये सही है, और आधे लोग क्या बोले गलत है। इससे क्या, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के दायरों के वैश्वीकरण के समर्थक और आलोचकों में विभाजन कर दिया। एक तरफ कौन आ गए, सारे समर्थन, जो सारे पक्ष में पॉइंट बोलेंगे कि सही है, गलत नहीं है, इससे फ़ायदा ही हो रहा है, टैक्स मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, ये सब एकता बढ़ रही है, ये सब चीज़ें। आलोचक भी आएंगे जो सारे नेगेटिव पॉइंट उठाएंगे, वो क्या बोलेंगे कि ना, जो शासक अभिजातों ने, जो अमीर है ना, सारे पश्चिमी देश जो अमीर अमीर है सारे, है ना, इन्होंने क्या किया, अपने निजी स्वार्थों के लिए विश्व बाजार का प्रयास किया, कि बढ़ा दी, इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अमीर थे, इन्होंने उद्योग लगाए कि हम सिर्फ अपने ही देश तक क्यों काम करें। इन्होंने क्या सोचा कि हमें तो दूसरों के देश में जाके भी काम करना चाहिए, है ना, कि हम अपना जो प्रोडक्ट हमने बनाया है बाहर के देशों में जाके बेचेंगे, फ़ायदा इनका होगा। तो ये क्या बन गए, मल्टीनेशनल कंपनीज के, एक जगह पे नहीं, बहुत सारे जगहों पे जिनके व्यापार होता है, मल्टीनेशनल कंपनी बन गए, बहु व्यापार वाली कंपनियां बन गए। तो ये क्या है कि जो पूंजीवादी वैश्वीकरण के नेटवर्क का निर्माण किया इन्होंने, पूंजीवादियों ने, सारे जो अमीर अमीर देश हैं, जो सारे विकसित हैं, हो गए पूरी तरीके से डेवलप। तो इन्होंने फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया, कि अपने मनमाने तरीके से व्यापार करना, है ना, कि इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड बैंक एक आ गया आपका इंटरनेशनल स्तर पे, वर्ल्ड बैंक, दूसरा क्या आ गया, IMF वाले सारे, ठीक है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड वाले, वर्ल्ड बैंक वाले हो गए, और WTO, ऐसे संगठन बनाए, और इन संगठनों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, पैसा देना स्टार्ट, बजट इनको देने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनको दिया। अब ये कि अब जब पैसा मिल रहा है,
तो ये सारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन है ये इनके हिसाब से बात करेंगे, रूल सारे इनके हिसाब से बनाएंगे। सभी देश इनके सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, ये जो है WTO IMF वालों के सभी सदस्य हैं देश। अब ये कि अगर सदस्य देश बनते हैं इनके तो जो जितने भी देश हैं उनका फायदा है कि आपातकालीन स्थिति में बुरे वक्त में पैसे मिल जाते हैं, लोन वगैरह मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है। बट ये क्या वो फ्री में थोड़ी ना हेल्प करेंगे, वो लगाएंगे कानून, वो अपने रूल्स थोपेंगे। वो रूल क्या कहते हैं कि आप किसी भी देश को, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को अपने देश में व्यापार करने से नहीं रोकेंगे। अब देखो इस चीज़ को समझो, घूम फिर के बात कहाँ आ रही है, इनके फायदे वाली, कि ये व्यापार करेंगे इनका फायदा होगा। कोई देश अपने इनको व्यापार करने से रोक ना दे, इसलिए क्या है ये WTO वाले IMF वाले क्या है रूल बना रखा है कि तुम रोक नहीं सकते, है ना। तो ये कि इससे इनका ज़्यादा फायदा है। और ये क्या कर रहे हैं कि जो देश छोटे हैं, जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, उनका नुकसान हो रहा है। वो बेचारे क्या कर रहे हैं, वो हो रहे हैं निर्भर इन पे कि इन्हीं की कंपनीज आके काम कर रही है, हमारे यहाँ पे रोजगार बन ही नहीं पा रहा, सिर्फ इनके लिए हम काम करें, हम खुद तो कोई अपना स्टार्टअप नहीं कर पा रहे ना। कि ये जो अमीर देश है ना, सारे जो विकसित देश हैं बुरी तरीके से अभिजात वर्ग वाले पूंजीपति जो हैं सारे, इन्होंने वैश्वीकरण बाकी की पूरी दुनिया पे थोप दिया। ये जो इन्होंने कंपनीज बनाई है MNC वाली, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कंपनी जो बनाई, ये इन्होंने एक ऐसा जाल सा बना दिया जिसमें पूरा ही वर्ल्ड जो है हमारा फंस गया। अब इसके बहुत सारे नुकसान आएंगे, वो हमें पड़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए श्रम सुरक्षा की स्थितियों व मानकों, मानक मतलब तो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं ना कि आपको इतना बेसिक देना ही पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड जारी किया जाता है कि आपको मिनिमम इतना तो देना पड़ेगा। तो ये जो इसके मानक होते हैं ना, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसको भी ना ये क्या करते हैं, नहीं मानते, अपने मनमाने तरीकों से इसको करते हैं। तो ये कि जो श्रम सुरक्षा होती है, श्रमिकों के काम करने पर मुआवजा देने के मानक, मुआवजा क्या होता है बेटा, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना, मुआवजा देना। अगर किसी को कुछ लग गई, किसी वर्कर को उसके हाथ पैर में, या उसकी तबीयत खराब है, तो उसको एक मुआवजा जो दे दिया जाता है ना, वो भी नहीं दे रही है। मानक वगैरह सब खराब कर रहे हैं उसके। पर्यावरण संरक्षण, अब देखो तुम उद्योग लगाए जा रहे, उस उद्योग से जो पर्यावरण का हास हो रहा है, जो खतरनाक जहरीली गैसें निकल रही है, जो गंदे केमिकल्स जो तुम पानी में छोड़ रहे हो बिना उसे न्यूट्रलाइज करे, ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिक होती हैं कि आप अगर न केमिकल पानी में छोड़ोगे तो पहले तुम उसको न्यूट्रल करो कि पानी में रहने वाले सारे जीव मर ना जाए तुम्हारे उस केमिकल से। ये वो भी नहीं देख रही, सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं एक चीज़, अपना लाभ, अपना पैसा, सिर्फ और सिर्फ ये उसको देख रहे हैं। इनको वर्कर से कोई लेने देना नहीं है कि वर्कर को अगर किसी को क्षति हो जाती है, किसी को कुछ हो रहा है, तो उसके पैसे बेसिक उनके जो जितना वो काम करें कम से कम उनको उतने तो पैसे मिले। ये कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं, अपना खुद का फ़ायदा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा हो। तो ये क्या है, पर्यावरण के जो मानक सेट करे मैं कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये वो भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय विधायी प्राधिकार, जो हमारे हमारे खुद के राष्ट्र के जो कानून वगैरह होते हैं, स्वतंत्रता और संप्रभुता की शर्तें वगैरह जो थे, उनका उल्लंघन करना मनमाने तरीके से। क्यों? क्योंकि ये कि वर्ल्ड बैंक वाले, IMF वाले, WTO वाले इनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये अमीर है। इन्होंने वर्ल्ड बैंक वालों को अगर पैसा दिया है तो अपनी तो शर्तें मनवाएंगे कि कोई हमें रोक ना दे काम करने से अपने देश में, अपनी शर्तें मनवा रहे हैं। वो इसके पक्ष में बात बोलेंगे, वो सारे रूल्स ही ऐसे बनाएंगे जो इनके पक्ष में हो। अब ये क्या है, जहाँ भी जिस भी देश में जा रहे काम करने, वहाँ दे रहे हैं हैवी टैक्स, उस सरकार को मिल रहा है पैसा। तो अब जब उस सरकार को पैसा मिल रहा है तो ये ना हस्तक्षेप करते हैं उनकी नीतियों में कि तुम रूल्स ऐसे बनाओ जो हमारे खिलाफ ना हो। हम तुम्हें अगर टैक्स तभी देंगे, तुम हमारे हिसाब से रूल बनाओ। एक बार इसको पढ़ लेते बेटा। क्या है, आयात कर को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में कमी आई है। अब अगर ये आयात कर जो है उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, WTO वाले हो गए, वर्ल्ड बैंक, IMF वालों ने रूल्स बना रखे हैं कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, इस पर तुम टैक्स को कम करो। तुम इतना ज़्यादा टैक्स ना लगाओ कि उस कंपनी को भारी लगे हो टैक्स देना, तो तुम्हें टैक्स कम करना ही पड़ेगा। ये रूल बना दिया। अब क्या है, इससे हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, हमारा जो टैक्स से पैसा आ रहा था वो कम हो रहा है। उससे क्या है, जो हमारे राष्ट्र की जो आय है, जो हमारी एक इनकम है, जैसे हर बंदे की इनकम होती है, तो जो हमारे जो देश की इनकम है उसमें हमारे को नुकसान आया है। हाँ, वो कंपनी टैक्स देगी हमको, लेकिन जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे आयात निर्यात वाला जो कर था वो तो कम हो गया ना हमारा। तो ये ठीक है। फिर क्या, बेरोजगारी का कारण बना है। अगर ये लोग आके हमारे देश में काम करेंगे, अपने उद्योग यहाँ स्थापित करेंगे, यहाँ अपने चीज़ें ला के बेचेंगे, तो फिर हमारे देश के लोग कहाँ जाएंगे? जितने भी छोटे छोटे उद्योग वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर मान लो एग्जाम्पल डोमिनोज वाले हो गए या पिज़्ज़ा हट वाले हो गए, अलग अलग जो कंपनीज है, KFC वाले हो गए, इनको हम बैन कर देते हैं,
तो अब लोग खाना खाना थोड़ी ना छोड़ देंगे, लोग तो खाएंगे। अगर इनकी कंपनियां बैन हुई तो हमारी कंपनियां खुलेंगी फिर, क्योंकि लोग वो पिज़्ज़ा खाना थोड़ी ना छोड़ देंगे, रिप्लेस हो जाएगा। वो हटेंगे तो हमारे देश के 100% लोग, लिख के ले लो, काम करेंगे। 100% ये है कि हमारे देश के फिर नए नए चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी। जो ये इन्होंने जगह घेरी हुई है ना, ये फूड मार्केट में, कपड़ों के मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, क्योंकि देखो फ़ोन हम सबको पता है, सबके हाथ में फ़ोन है। अगर एक घर में 5 लोग रहने तो 5 फ़ोन होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं 6 भी हो सकते हैं। तो ये जो फ़ोन है, सैमसंग वाले सारे चाइना के हो गए, एप्पल की कंपनी बाहर की, अमेरिका वालों की, वीवो ओप्पो वाले सारे चाइना के हो गए, हमारे देश की कंपनी का तो कोई है ही नहीं अब। वो नोकिया वाला जो था वो, और ये जो एक अंबानी वाली जो कंपनी है उसके फ़ोन है, बट वो इतने हैं नहीं, चल नहीं रहे वो, है ना। रिलायंस कंपनी बड़ी, लेकिन उसके फ़ोन इतने कहाँ हैं, सबके पास सैमसंग है। एप्पल है सबसे ज़्यादा, तुम खुद देखो एप्पल का कितना प्रभुत्व है, कितना ज़्यादा उनका वर्चस्व है, कि एप्पल के फ़ोन की क्या वैल्यू है। तो ये कि जो जितने भी मार्केट्स हैं, अलग अलग मार्केट हैं, उन पे सब पे बाहर की कंपनी वालों का ही कब्जा हुआ हुआ है, बाहर के देश वालों का ही कब्जा हुआ हुआ है। हमारी खुद की तो कोई ढंग की, मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि कोई कंपनी है जो इतनी बड़े लेवल पे काम कर रही है। सारी की सारी बाहर की ही कंपनी है। तो हमारे जो लोग हैं वो तो बेरोजगार हो ही रहे हैं। तो ये क्या है, बुनियादी मूल्यों का पतन, जो हमारे बेसिक जो मूल्य हैं उनका पतन हो रहा है, कि हम इनकी संस्कृति से इतना प्रभावित हो रहे हैं, हम दूसरे के कल्चर को अपना रहे हैं। जो हमारे खुद के कल्चर है वो धीरे 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 होते खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, छोटे पैमानों के उद्योगों का नुकसान है, ये वही बात बोल रहा है। ठीक है बेटा, बेरोजगारी से ये रिलेट हो रहा है कि जो हमारे खुद के छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो खत्म ही हो जाते हैं, वो इनसे कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे। वो इतनी बड़ी कंपनी करोड़ों अरबों की, वो छोटे छोटे उद्योग, तो वो हार जाते हैं, जिससे क्या है, नुकसान हमारा ही हो रहा है। अमीर और गरीब के बीच का असमानता बढ़ रही है। जो लोग अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो लोग गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये अमीर है, ये अपने हिसाब से इंटरफेयर करेंगी, ये अपने तरीके से बातें मनवाएंगी, क्योंकि उनके पास पावर है। देखो जिसके पास पावर है वो करेगा ही फिर रूल। तो ये कि ये जो छोटे देश है उनको निर्भर बनाती जाती है, कि हम तुम्हें टेक्नोलॉजी दे देंगे, आप हमें अपने देश में जगह बनाने दो। ऐसे करके आए, जैसे वो आई थी स्टेना कंपनी आई, तो ऐसे थी ना, वो भी धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। तो ये कि जो छोटे देश हैं वो इनके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं। सारे उद्योग इन्होंने ले लिए, सब कुछ ये कर रहे, फायदा भी इनको, और हमारा क्या, हमारे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ये कि जो जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है ना, घरेलू इंडस्ट्री जो भी है, वो सब तबाह हो जाती है। श्रमिक अगर ये रख रहे हैं, वर्कर्स को काम तो दे रहे हैं, बात ये ठीक है कि काम दे रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, लेकिन कितने कम दामों पे दे रहे हैं वो भी तो देखो। सस्ता श्रम लेते हैं ये हमारे यहाँ पे, सस्ता से सस्ता पैसा दे के। ठीक है, दूसरा क्या, आर्थिक शक्ति को पुनर्वितरण, के आर्थिक शक्ति जो पावर, जो पैसा मेन कमा रहे वो तो ये हो गए ना, हमारे खुद के देश तो नहीं कमा पा रहे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका बेटा वैकल्पिक दृष्टिकोण। अब इसमें क्या है कि अगर वैश्वीकरण को हम ना माने, हम किसी और को अपने यहाँ पे काम ना करने दे, तो क्या क्या इसके ऑप्शंस है, अदर ऑप्शंस क्या है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ऑप्शन क्या है, स्थायी अर्थव्यवस्था, द लोकल इकोनॉमी। जो आपके खुद के जो व्यापार के आपके खुद के उद्योग वगैरह उनको जगह दी जाए, स्वदेशी को अपनाया जाए। इसमें सिर्फ बेसिक सी ये बात है। दूसरा क्या है, सीमित बाजार पहुंच, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या बेटा, लिमिट लगा दी जाएगी कि आप अगर व्यापार कर रहे हो तो किस हद तक व्यापार कर सकते हो, कितनी आपको पावर दी जाएगी, कितना व्यापार करना है। जिससे क्या हम अपना अपने व्यापारों के लिए भी थोड़ी जगह छोड़े, स्पेस अपनी जगह उनको भी तो दिया जाएगा, जो हमारे आस पास छोटे छोटे उद्योग है उनका भी सामान बिके, उनको भी जगह मिले। ऐसे किए कि लिमिट बना दी जाएगी, लिमिटिंग मार्केट एक्सेस, कि कितना आप काम कर सकते हो ये तय किया जाए। ये ना हो कि सब कुछ ही इनके ही सारे उद्योग आ गए, सारी सारी कंपनियां इनके आ गए, हमारा कुछ बचा ही नहीं, ये सब। ठीक है, बहुराष्ट्रीय संधियाँ, संधियाँ करके, संधियाँ क्या होती है, समझौते करके, ढंग से तरीके से कि क्या क्या किया जा सकता है, ये ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है इसको निपटने का, कि आप समझौते करो कैसे कैसे इसको आपको ओवरकम करना है, कि ये हावी ना हो जाए। ठीक है, अब लास्ट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, फिर चैप्टर आपका खत्म। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कि वैश्वीकरण क्या है बेटा, कि सीमाओं को कम कर दिया गया, सभी देशों का आपस में संबंध बढ़ा दिया गया, व्यापार बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई। अमीर देश जो सारे हैं, पश्चिमी देश जो आपके पूंजीपति जो देश है, उन्होंने क्या किया, औद्योगिक क्रांति की, वो सारे अमीर हुए, उन्होंने उद्योग स्थापित किए और व्यापार करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने देखा कि व्यापार हम और कैसे बढ़ाएं, अपने पूरे देश में तो फैल गया, लेकिन अब दूसरों के देशों में जाके व्यापार करो जिससे और फायदा हो। मल्टीनेशनल कंपनियां बनी,
डिमांड बढ़ रही है इनके प्रोडक्ट की, वो बढ़ाते चले गए। महाशक्तियों ने व्यापार को पूरे तरीके से कब्जा कर लिया कि व्यापार का काम सारा हम ही देखेंगे अब, ठीक है। तो ये कि व्यापार प्लस बहुआयामी से क्यों कहेंगे, हम आगे वाले चैप्टर से पढ़ेंगे, इसके आयाम सारे नेक्स्ट में ही पढ़ना है। उसमें क्या है, संस्कृति का प्रभाव होगा, खान पान का होगा, तकनीक का होगा, ये सारे अलग अलग प्रभाव होंगे, बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव देखा जाएगा कि जो ये आपका वैश्वीकरण है ये कैसा है, बहुआयामी। ये सब बेसिक समझ आ गया कि वैश्वीकरण है क्या, बहुआयामी है, ये क्यों हुआ, ये हो गया। अब ये जो है इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पढ़ेंगे, जो हमने पूरा चैप्टर में डीप कर लिया। सकारात्मक भी समझा दिए, नकारात्मक पढ़ा दिए। सकारात्मक में क्या है कि टैक्स मिलेगा, रोजगार मिलेंगे। नकारात्मक में क्या है कि ये अपनी मनमानी करते हैं, प्रकृति का हास कर रहे हैं, जिनसे काम करवा रहे हैं उनका कुछ नहीं समझ रहे, वर्कर्स को कम पैसा दे रहे हैं, सरकार को तंग कर रहे हैं, अपने ज़बरदस्ती अपने रूल्स अपनी मर्जी से बनवा रहे हैं, थोप रहे हैं अपने रूल्स, है ना। ये सब चीज़ें कि अगर ये काम करेंगे तो हमारे जो खुद के लोग हैं वो क्या काम करेंगे, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, हमारे जो खुद के उद्योग है छोटे छोटे उनका क्या, लोकल जो उद्योग है उनका क्या, ये सब सारे पॉइंट हो गए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अभी भी किसी को ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और ये कि आपके जितने भी मैंने सब्जेक्ट करा दिए 6 सेमेस्टर के, सारे ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।